गुड मॉर्निंग प्रशिक्षुओं। आज हम लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बीएड फर्स्ट ईयर कोर्स C5 में शिक्षा के वैदिक कालीन उद्देश्य की चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श के बारे में निम्न रूपों में जानेंगे। धर्मनिष्ठा एवं ईश्वर भक्ति। वैदिक काल में समाज धर्म के आधार पर टिका हुआ था। उस समय बालक में ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता की भावना का विकास करना सर्वप्रथम मुख्य उद्देश्य था, और इसी उद्देश्य को लेकर के विद्यार्थियों के जीवन काल में उन्हें धर्म की शिक्षा से उनको सर्वप्रथम स्थान दिया जाता था। शिक्षा के क्षेत्र में प्रायः पुरोहित जी शिक्षक होते थे। बालक जब भी वैदिक काल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने घर से दूर आश्रम में जाता था, तो वह पूर्ण रूपेण शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही छात्र फिर स्वयं घर वापस लौट करके आता था। जब उसको शिक्षक अर्थात पुरोहित जी यह घोषित कर देते थे कि यह बच्चा अब शिक्षित हो गया है, ज्ञान से पूर्ण हो गया। दूसरा है चरित्र निर्माण। शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के बुद्धि के विकास के साथ साथ उनके चरित्र का निर्माण करना था। यद्यपि आज हम यह जानते हैं कि शिक्षा क्या है। शिक्षा हमेशा से लक्ष्य की प्राप्त करने का साधन है, और यहाँ तक कि विभिन्न विद्वानों ने यह भी कहा है कि शिक्षा व्यक्ति के, मनुष्य के या बालक का सर्वांगीण विकास है। लेकिन यहाँ पर चरित्र निर्माण की बात की जा रही है कि वह बुद्धि के साथ साथ बालक के चरित्र निर्माण का भी कार्य करता है। शिक्षा के माध्यम से ही छात्र के स्वभाव में परिवर्तन लाकर उनके नैतिक प्रवृत्तियों का विकास किया जा सकता है। नैतिक प्रवृत्ति तथा चरित्र के अभाव में उसके बौद्धिक विकास नकारात्मक माना जा सकता है कि यदि व्यक्ति का नैतिक विकास अच्छा नहीं है, चारित्रिक विकास अच्छा नहीं है, तो वह बौद्धिक विकास भी नकारात्मक होगा, अच्छे से नहीं हो पाएगा। अगला कि व्यक्तित्व का विकास। शिक्षा के माध्यम से ही छात्रों को सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। माना जाता है कि जैसे आम आत्मसम्मान की भावना, आत्मविश्वास, आत्मसंयम, खान पान, व्यवहार में सादगी, अतः उनकी आवश्यकताएं सरलता से पूरी होती हैं। ऐसे घरों के व्यक्तित्व के विकास के लिए उन्हें अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होता है कि जिन छात्रों की भौतिक आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं आसानी से पूर्ण हो जाती हैं, ऐसे छात्रों के व्यक्तित्व के विकास के लिए उन्हें अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि यह कहा गया है कि यह स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। व्यक्ति स्वस्थ है तो वह कुछ भी सीख सकता है। यदि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वह कुछ भी आसानी से ग्रहण नहीं कर सकता है। जैसे सूर्य प्रणाम, व्यायाम इत्यादि और
ऐसे छात्रों को समाज में भी सम्मान मिलता है तथा इन छात्रों की भी कह रहा है कि अन्य गुणों का भी विकास होता है और साथ साथ यदि कहा गया है कि बालक का व्यक्तित्व अच्छा है, चरित्र अच्छा है, नैतिक अच्छा है, तो वह माना जाता है कि हर ढंग से बालक अच्छा होगा, बौद्धिक विकास जो उसका होगा वह अच्छा होगा। लेकिन इसके लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो उसका बौद्धिक विकास नहीं हो सकता। अगला है सामाजिक कर्तव्यों का पालन। प्राचीन शिक्षा प्रणाली में हम जानते हैं कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षा में छात्रों के स्वार्थ जीवन के लिए किसी प्रकार की जगह नहीं था। बालक स्वार्थी नहीं था, छात्र जो है स्वार्थ में नहीं था। पढ़ लिख कर छात्र का कर्तव्य था कि वह समाज की सेवा करे और स्व केंद्रित जीवन से दूर रहे और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए पुत्र के रूप में अपने पिता से सीखे, पति के रूप में अपनी पत्नी को ज्ञान दे, इस प्रकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। आवश्यकता अनुसार समाज के कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। कह रहा है कि उस समय प्राचीन समय की जो व्यवस्था थी, शिक्षा की जो व्यवस्था थी, जिसमें सामाजिक कर्तव्यों का जो पालन है, उसमें क्या है कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी छात्र, कोई भी विद्यार्थी पढ़ लिख करके उसका वह स्वार्थपरक नहीं था। उसका उद्देश्य जीविकोपार्जन करना नहीं था। उसका उद्देश्य था कि वह ज्ञान को प्राप्त करके ज्ञान को औरों में बांटे। एक पुत्र होने के नाते अपने पुत्र पद का निर्वहन करते हुए वह पिता की सेवा करे, माता की सेवा करे तथा वह गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए एक पति के भी कर्तव्यों का भली भांति पालन करे। यदि ऐसा नहीं करता है तो शिक्षा का उसका कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन शिक्षा जो भी व्यक्ति प्राप्त करता था, जो भी स्टूडेंट प्राप्त करता था, उसका उद्देश्य होता था कि वह समाज को शिक्षित करना, समाज को जागृत करना। अगला है जीविकोपार्जन तथा भौतिक शिक्षा। वैदिक काल में भी जीविकोपार्जन के लिए धर्म प्रधान शिक्षा थी। इसी शिक्षा के दौरान उस समय के व्यक्ति धर्म के आधार पर अपना ज्ञान प्राप्त करते थे और धर्म के बारे में प्रचंड विद्वान होने के साथ साथ अपने जीविकोपार्जन के लिए भी धार्मिक शिक्षा ही अपनाते थे। कह रहा है कि जीविकोपार्जन के लिए जो शिक्षा दी जाती थी वह वैदिक काल की व्यवस्था थी कि जीविकोपार्जन मतलब धर्म प्रधान शिक्षा। जीविकोपार्जन के लिए जो भी शिक्षा होती थी उसको धर्म प्रधान शिक्षा कहा जाता था। इसी शिक्षा के दौरान उस समय से के व्यक्ति धर्म के आधार पर अपना ज्ञान प्राप्त करते थे और धर्म के बारे में प्रचंड विद्वान होने के साथ साथ अपने जीविकोपार्जन के लिए भी धार्मिक शिक्षा अपनाते थे। जैसे किसी स्थान पर वेद के बारे में जानकारी देना, प्रचार प्रसार करना इत्यादि। कह रहा कि यह क्या है, यह जीविकोपार्जन के लिए किसी स्थान पर जाकर के धर्म के बारे में शिक्षा देना, वेद के बारे में शिक्षा देना, प्रचार प्रसार करना, यह जीविकोपार्जन का एक साधन था। इसके साथ ब्राह्मणों को अध्ययन, अध्यापन, कर्मकांड की शिक्षा दी जाती थी। जो ब्राह्मण होते थे वे अध्ययन करेंगे और अध्यापन भी कराएंगे। क्षत्रिय सैनिक समाज भी धर्म के प्रति शिक्षा प्राप्त करते थे। ताकि क्षत्रिय जो होते थे वह भी शिक्षा प्राप्त करते थे, जिनका कार्य था सैनिक में।
वैश्यों को व्यापार एवं खेतीबाड़ी की शिक्षा दी जाती थी। जो वैश्य समाज था उसको व्यापार और खेतीबाड़ी की शिक्षा दी जाती थी, जिससे उनकी जीविकोपार्जन की शिक्षा द्वारा सामाजिक योग्यता एवं सुख समृद्धि की शिक्षा प्राप्त होती थी। हालांकि अलग अलग कैटेगरी में लोगों को बांटा गया था। ब्राह्मण जो थे वह अध्ययन अध्यापन करते थे, क्षत्रिय जो थे वह सैनिक का कार्य करते थे, उनको भी धर्म की शिक्षा दी जाती थी। वैश्य जो थे इनको कह रहा है कि व्यापार एवं खेतीबाड़ी की शिक्षा दी जाती थी, इनको धर्म से कोई मतलब नहीं होता था। अगला है भारतीय संस्कृति का संरक्षण। भारतीय संस्कृति का संरक्षण क्या है कि प्राचीन काल में जैसे वेद पुराण का लिखित उद्देश्य नहीं था बल्कि अलिखित थे, उनका बचाव करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। मतलब हमारी जो भारतीय संस्कृति है वह मिटने ना पाए, शिक्षा का यही उद्देश्य था कि वह मिटने ना पाए। ब्राह्मणों को अपने जीवन काल में ही वेदों को कंठस्थ कर लेने की परंपरा थी। ब्राह्मण जो होता था उनको कहा है कि वेद को कंठस्थ करना उनके लिए अनिवार्य था। वैसे भी आलपुरों को किसी न किसी प्रकार से वैदिक साहित्य के कंठस्थ करना ही पड़ता था। आश्रम साक्षात्कार, प्राचीन काल की संस्थाएं, ब्रह्मचर्य की दिनचर्या, शिष्य गुरु का सम्मान, गुरुकुल आश्रम की व्यवस्थाएं, शिक्षण विधियां, पाठ्यक्रम, यह सब अनिवार्य था। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के हमारा जो शिक्षा का उद्देश्य था, वैदिक काल में जो भी शिक्षा का उद्देश्य था वह अलग अलग रूपों में विभाजित किया था। जीविकोपार्जन भी था, भारतीय संस्कृति की रक्षा भी करना था, गुरु शिष्य का संबंध क्या होता है शिक्षा के द्वारा बताया गया है, व्यक्तित्व का विकास भी था, सामाजिक कर्तव्य। कुल मिलाकर के आज हम इसको एक लाइन में कहें तो शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास था। धन्यवाद।